ओके, सो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। सो देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है हमने सेंटर ऑफ मास में। सो ओके, सो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हमने एक सेटअप डिस्कस किया कि किस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ये हमने एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए सिस्टम सॉल्विंग का देखा हुआ हमने। जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम का फॉर्मूला देखा। हमने क्या देखा कि यार ये फॉर्मूला जो है हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये जो आर का फॉर्मूला है इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्मेट में ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बात किया कि अगर हम चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक्स का अलग, वाई का अलग और जेड का अलग, सबका डिफरेंट सॉल्विंग हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया कि वेलोसिटी वाइज भी हम सॉल्व कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का दोनों चीज़ें सेपरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर दो टू मासेस हैं तो उस सिस्टम का हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि बार बार फार्मूला लगा के और सॉल्व करना पड़े। फार्मूला का पैटर्न क्या होता है, हमें करना क्या होता है, एक ओरिजिन डिसाइड करना होता है। किसी एक मास को ओरिजिन ले लो और उसके रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि अगर टू मासेस हैं तो उनका हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बेटर रहता है। तो ये टू मासेस के लिए हमें डायरेक्ट है। अगर हमें m1 से चाहिए तो फिर हम m2 को पिक करेंगे लाइक दिस। ओके, फिर हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे कि किस केसेस में कैसा सिनेरियो रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आई गेस सबको ओके होगा। उसके बाद हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताया कि एक हमें पहले ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स से इस मास को हमने ओरिजिन ले लिया। अब इसके बाद हमें सबकी पोजीशन चाहिए, तो हमने सबकी पोजीशन लिखी। ये फर्स्ट की पोजीशन, ये सेकंड की पोजीशन, और ये जो टॉप वाला था हमें पता है कि इसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो इसकी पोजीशन के लिए हम इसका एक्स तो पता था कि हाफ हाइट लेंथ पर है, बट हाइट नहीं पता थी। तो हमने ऐसे ट्रायंगल रूल से इसकी पहले हाइट निकाल ली और हमें इसका फिर इसके बाद हमने दोनों के एक्स सेंटर मास और वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद मैंने एक लॉजिक बताया कि कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे मासेस होंगे तो हमें सॉल्व करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री का लॉजिक। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस इज सेम। मतलब मोमेंट ऑफ मासेस इज सेम मतलब क्या कि यार मास इनटू डिस्टेंस जिसके अबाउट क्या हो, सेम हो, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो जैसे पहले फिगर में देखें, तो पहले फिगर में मैंने ट्रायंगल बना के तीन मासेस रख दिए। तो अगर मैं ये मिडिल पे लाइन डाल करूं तो ये ऑब्जेक्ट तो हट गया, इसकी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि ये मास तो उसी लाइन पे आ गया। तो ये मास अगर यहाँ पर होता तो मास इनटू डिस्टेंस लिखते ना। ये मास इसी लाइन पे है तो इसको कोई टेंशन नहीं। अब ये जो m है, देखो कितनी डिस्टेंस पे l/2 पे है। ठीक है, और ये वाला मास भी कितने पे, l/2 पे। तो इसका मतलब इसका मोमेंट और इसका मोमेंट क्या आने वाला है, सेम। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि दिस इज अवर लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री की अच्छी बात क्या है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में होता है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि सेंटर ऑफ मास इधर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब इसी लाइन में रहेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट l/2 होगा। बाकी वाई कोऑर्डिनेट आप सॉल्व कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। फिर मैंने ये दूसरा फिगर दिया, यहाँ पर रखा है m 2m m 2m। तो यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है।
तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बीच वाली बनेगी क्या L/2 पर? नहीं बनेगी। L/2 पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि इस तरफ m इंटू L/2 है और इस तरफ कितना है 2m। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि x कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये y वाली बीच वाली लाइन दूं तो देखो इसका मोमेंट इसे बैलेंस करेगा, इसका मोमेंट इसे बैलेंस करेगा, बिल्कुल देखो सिमिलर मिल गए। तो इसका मतलब पूरा मोमेंट बैलेंस है ना इसके अबाउट। तो ये कंफर्म हो गया कि y कोऑर्डिनेट h/2 पर रहेगा। तो x सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने की जरूरत है बट y सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो आंसर क्या आएगा h/2। बताओ यार, सबको समझ आया? क्या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था? क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, यस सर। या गुड। अभी सिचुएशन क्या है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार एग्जाम में हम ऐसा सॉल्व नहीं करते रह सकते हैं, लॉजिक के साथ हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चले आज ऐसे ही एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे जिसमें अगर आप लॉजिक से नहीं करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टाइम क्यों ज़्यादा लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। तो मैं बात कर लेता हूँ, सपोज ये एक्सेसेस है। ओके, सो लेट्स से एक्स वाई जेड एक्सिस है और यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर एक क्यूब है और उस क्यूब के फेसेस पे मासेस रखे हुए हैं। ओके, सो लेट्स से ये क्यूब है और क्यूब के ऑल फेसेस पे एक एम मास रखा हुआ है यहाँ पर। सो ये लेट्स से एम मासेस रखे हुए हैं और इस क्यूब की जो लेंथ है दैट इज एल। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये एल है। सो अब आपको बताना है फाइंड इट्स पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास of center of mass when all masses are same m। ठीक है, सारे मासेस सेम है तो इनके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अब मैं यही बता रहा था कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप किससे लॉजिक वाइज नहीं करोगे तो आपको पता ना 8 ऐसे m1 m2 सॉल्व करोगे, मतलब कितना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, पहले वो फील करें आप। क्लियर? तो सॉल्व करें जल्दी से, लॉजिक वाइज सॉल्व करें, बेटर रहेगा। सब लोग पहले सॉल्व करके रखें, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो आई गेस सबको आइडिया लग गया होगा कि क्या सिचुएशन रहेगी। एनीवन बताएं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइनल।
सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ओके, बहुत ही सिंपल है। सारे मासेस कैसे हैं? सारे मासेस सेम है ना, तो इसका मतलब मैं इसका जो क्यूब है, अगर किसी क्यूब की बात करें तो क्यूब में तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, सारे मासेस कैसे हैं? सेम है। तो अगर सारे मासेस सेम है तो सिमेट्री वगैरह फाइंड करना बहुत ही इजी है ना। देखो, अगर सारे मासेस सेम है तो इसका मतलब ये है कि आप बीच में ऐसे सिमेट्रिकल लाइन देख सकते हो, क्योंकि ऑल फोर मासेस ऊपर सेम है और नीचे सेम है। फिर ऐसे बीच में ही इस पे भी सिमेट्रिकल देख सकते हो, फिर यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल देख सकते हो। मतलब सारा कुछ क्या होगा? सिमेट्रिक लाइन होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है। किसी को डाउट की नहीं इसमें? ये कंफर्म हुआ कि क्यूब में हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कुछ क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सब कुछ क्या होगा? बीच में होगा। इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? L/2। L/2, गुड। और वाई सेंटर ऑफ मास सॉल्व करेंगे तो L/2। L/2 और जेड सेंटर ऑफ मास L L/2। root 3/2 L√3 क्यों आ गया भाई? जेड L√3 क्यों आ गया भाई? जेड सेम में ही लेंथ होगा। बीच में से ही जाएगा ना, जेड वाले हाइट में। ठीक है, हाइट में भी वही ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप समझ रहे हो? वो भी सेंटर ऑफ मास भी L/2 हाइट पर ही रहने वाला है सारे कुछ में। 2D में बना के देख लो ना, 2D में बना के देखते हैं इसे। क्यूब को अगर मैं 2D में बना के देखूं तो 2D में बना के देखने का मतलब ये कि जब मैं z सॉल्व करना चाहता हूं तो यहाँ पर सारे मासेस ऐसे कर सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2m यहाँ पर रखा है, 2m यहाँ पर रखा है, 2m यहाँ पर रखा है, 2m यहाँ पर रखा है। तब भी देखो यही हाइट तो आएगी ना, सारे केसेस में L/2 ही रहेगा। ठीक, अभी क्वेश्चन बदल देते हैं, तब देखते हैं कि आप लोग इंटरप्रेट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि लॉजिक तो ठीक है लेकिन देखना है कि लॉजिक हर बार सही लग रहा है या नहीं, वो चीज है। ठीक है, तो देखें, अगर इस बार क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं और लेट्स से ओके, तो ये हमारा क्यूब है, ये हमने एक्सेस दिखा दिए हैं, एक्स वाई जेड। ओके, लेकिन आप देखिए मासेस का पैटर्न बदल गया। यहाँ पर हमने रखे हुए हैं m मासेस, ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने रखे हुए हैं 2m मासेस। आप समझ गए क्वेश्चन? फ्रंट फेस पे 2m रखे हैं और बैक वाले फेस पे m रखे हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। चलें सॉल्व करें सब। पहले बताएं किसके बारे में आप श्योर हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है? X and Y Z-axis। एक्स एक्सिस में के पैरेलल अगर मैं कट करूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी पक्का? सोच ले। No, sir। नो सर। ओके, Z-axis पे मिलेगी। Z axis में जेड एक्सिस। ओके, चलो देखें किसके अलॉन्ग मिलेगी। तो अगर मैं देखूं, आपने कहा कि एक्स के पैरेलल कट करके चेक कर लो सर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर आप इसको एक्स के पैरेलल कट करोगे ऐसे, तो बताओ ऊपर और नीचे सिमिलर है या नहीं है? अच्छा, एक चीज और, लाइन नहीं प्लेन होगा ना यहाँ पर, बिकॉज ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे लाइन मत फील करो, पूरा प्लेन फील करो कि यहाँ पे एक प्लेन होगा। तो ऊपर और नीचे सारा कुछ सेम है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल Yes सेम। sir ये वाली एक बन जाएगी हमारी क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन बताओ क्या ये एक्स की डिस्टेंस बता रही है या वाई की डिस्टेंस बता रही है? ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, Y। माई की। Y वेरी गुड। तो इसका मतलब Why? चलो, काम बन गया, बहुत ही बढ़िया। एक काम बन गया क्या इसकी सॉल्विंग में, हमारे पास y वाला तो हमें कंफर्म हो गया कि यार y वाला तो काम करेगा ही। तो ये मैंने इसे तुरंत बना दिया। और
ये चेक कर लेते हैं इसको कि कंफर्म हो गया कि ये 2m है सारे, तो ये 2m 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 और पीछे की तरफ है m वाले, so m m m m। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाली एक लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री बन सकती है जो कि हमें किस साइड के बारे में बता रही है, y। तो ये कंफर्म हुआ पहली लाइन, y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, L/2। चलो और बताओ, और भी कहीं मिल सकती है क्या सिमेट्रिकल लाइन? वर्टिकल कट कर, वर्टिकल कट करने में मिल रही है ना, देखो लेफ्ट राइट में। Yes, वर्टिकल sir. अगर मैं कट करूं तो m के सामने m है, नीचे वाले m के सामने नीचे वाला m है, इधर 2m के सामने 2m होगा और 2m के सामने 2m होगा। क्लियर? तो मतलब ये भी कंफर्म हो गया। अच्छा, ये वाली लाइन अब किस चीज की वैल्यू बता रहा है, x की। Yes. चलो ठीक है, तो और एक काम हो गया, x सेंटर ऑफ मास भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, L/2 हो गया। अब बताओ अगर मैं z के लिए कट करूं तो z के लिए काम बनेगा क्या? नहीं, z के लिए पीछे वाले तरफ पे क्या होंगे, सारे m होंगे, और आगे वाले तरफ क्या होंगे, सारे 2m. 2m होंगे। तो z वाला काम नहीं करेगा। तो अगर मुझे z के बारे में कट करना है, ठीक है, मुझे लेट से z के बारे में फाइंड करना है, तब भी हम लॉजिक वाइज कर सकते हैं। सो टू फाइंड z सेंटर ऑफ मास, आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे पता है कि ये क्यूब आगे की तरफ है, ठीक है, z एक्सिस की तरफ है, तो मुझे ये z एक्सिस चाहिए, मुझे ये z एक्सिस चाहिए कि z सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे इसमें ये चाहिए कि z में कितनी दूर होगा, तो z में कितनी दूर होगा, तो पहले ये देखो कि ये सारे पार्टिकल्स तो एक ही पोजीशन पे ना, z पे, ये सारे पार्टिकल की z की वैल्यू क्या है, M. सब नहीं, मास m है, z 0 कोऑर्डिनेट कितना है सबका, इन सब की z वैल्यू क्या है, 0 है। देखो 0 चाहे ये जो प्लेन पे है, ये प्लेन पे ऑल m है, इनमें कहीं पे भी z की वैल्यू है क्या, नहीं है, No, sir. सबका z 0 है। ठीक है, अच्छा 2m वालों को मार्क करता हूं अब मैं, ये 2m वाले हैं, सारे 2m वालों के लिए z की वैल्यू कितनी है, देखो सब लोग बाहर आ चुके हैं ना, M. 2m से सारी वैल्यू क्या है, l। तो इसका L. मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन में सबको क्यों इंक्लूड करूं, मैं सीधे इस तरीके से लिख दूं ना, क्या कि z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू अगर हम बात करें तो जो m है, m वाले कितने हो गए, 4m, उनके लिए z की वैल्यू क्या है, 0 है, और सारे 2m मिलके कितने हो गए, 8m, उनके लिए z की वैल्यू क्या है, l। L. अच्छा, हमें 4m वाले से हमेशा कोऑर्डिनेट बताना होता है ना, तो ये कोऑर्डिनेट अब हम बता सकते हैं यहाँ से। बताओ z सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट लिखना, अगर हमें 4m से चाहिए तो फिर किसे लिखेंगे, M2 by M1 M plus को M2 तो ये हो जाएगा 8m ओवर 4m ln 12M 8m, यस, इनटू बीच की डिस्टेंस दैट इज L। L. l। तो आंसर कितना आ गया, 2/3। क्लियर, समझ आया सबको? तो कोऑर्डिनेट इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा गेस करते हुए चीजों को काम पे लेके आना है। सर y वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, मैं डिस्कनेक्ट हो अच्छा गया अच्छा, था। y वाला देखें, y के लिए मुझे ये वाला प्लेन कट करना पड़ेगा ना, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में से प्लेन कट करूंगा ये, तो मुझे दिखेगा पूरा प्लेन, तो मुझे दिखेगा कि 2m ऊपर है, तो नीचे बैलेंस करने के लिए 2m है ना, इस 2m को बैलेंस करने के लिए नीचे एक 2m है। ठीक है, उसी तरीके से सारे m को बैलेंस करने के लिए रहेगा। तो अगर मैं बीच में से ऐसा सिमेट्रिकल लाइन डालूंगा, सिमेट्रिकल प्लेन पूरा, तो ऊपर वाले सारे नीचे वाले को बैलेंस कर रहे होंगे। यस सर। सर Z प्लेन भी जेड प्लेन, जेड वाला, तो जेड वाला क्या किया मैंने, ये वाला फिगर देखा क्या कि जेड पे अगर मैं कट करूंगा तो सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जेड पे कट करूंगा तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, अगर मैं जेड पे कट कर रहा हूँ, ये जेड एक्सिस पे ऐसे एक प्लेन से मैं कट कर रहा हूँ अगर इसे बीच में से, तो ये आगे 2m वाले हैं और पीछे m वाले हैं, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा ना।
तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जितने पीछे हैं सबकी जेड लोकेशन 0 है और जितने आगे 2m है सबकी जेड लोकेशन क्या है, l। तो मैंने उसको शॉर्ट फिगर में बना लिया यहाँ पर कि z 0 पे 4 मासेस हैं और z l पर 8 मासेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग z का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो 2l 12 बाई by 2 3. होगा। हाँ, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं l/2, l/2, 2l/2। ओके, ठीक है, चले कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा लॉजिक ही लगाना है, ठीक है, कई बार थोड़ा लॉजिक और थोड़ा सॉल्विंग मिक्स भी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते रहना है कि मिक्स है या किस टाइप में है चीजें। चलिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Okay, so now the masses are like trapezium. Okay, let's say थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, और चेंज कर देते हैं। Okay, now find the coordinate of center of mass. ओके, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको, जिसमें से इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। ये 2,2 है, ये 8,2, ये 3,4, ये 7,4। चले सॉल्व करें जल्दी से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फास्टेस्ट एकदम, जैसे सॉल्व करें फास्ट एकदम। सॉल्विंग और सिमेट्री दोनों माइंड में रखना है। क्या सिमेट्री के कोई चांसेस हैं क्या यहाँ पर? वर्टिकल में। वर्टिकल में, Vertical में. यस वेरी, सो वर्टिकल सिमेट्रिक है, सो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे या वाई सेंटर ऑफ मास? एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास? 5 अगर इसका लिखें एकदम सिमेट्रिकल बीच में, देखिए तो क्या पोजीशन होगी, ये डिस्टेंस कितनी है 3 to 7 है, मतलब कितनी है ये 4 मीटर, ये 4 सेंटीमीटर जो भी है, तो ये 4 टाइम्स है तो 2 रहेगा ना, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा पोजीशन? हाँ, पहले तो 2, यस, और प्लस इसका हाफ, या फिर यहाँ 4 की जगह हम नीचे से कर लेते हैं, ये बेटर लगेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8, 2 to 8 गया हुआ है, मतलब कितना है 6, 6. तो इसका मतलब इसका हाफ कितना हो जाएगा 3, तो इसका मतलब होगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई सॉल्व करें जल्दी से फिर। वाई सेंटर ऑफ मास जस्ट वैल्यूज रखनी है, ऐसा कुछ खास उसमें नहीं करना है। तो सारे मासेस का हम वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं तुरंत, सो हमें पता है 5,3 यस गुड, सो 4m इंटू, हाँ इसका y कितना है 2, प्लस नेक्स्ट 4m इंटू इसका y कितना है 2, प्लस m इंटू वाई कितना है इसका 4, प्लस m इंटू वाई कितना है इसका 4, डिवाइड बाई पूरा मास, सो 4m 8m प्लस 2 10m, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू अगर देखें सो 8 8 16
24/10। सबको आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा? 2.4 या फिर कब अगर रेशियो में भी चाहिए तो 12/5 रेशियो में भी रख सकते हैं। क्लियर? किसी को डाउट इसमें कुछ? ओके, अभी इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा सिमेट्रिकल और एक दूसरे लॉजिक से भी अप्रोच कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन था, तो हमने देखा कि यार एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री की खास बात ये होती है कि उसके इधर और उधर दोनों चीजें सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं ना, यहाँ पर, ठीक। और ये दोनों जो हैं इन दोनों का कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं? यहाँ पर। क्लियर? तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है m+m, कितना? 2m। और ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 2m + 2m कितना हुआ? 4m। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? ये तो 2 है, ये तो अपन याद रख लेंगे, ठीक। और इन दोनों के बीच की भी हाइट कितनी है? 2। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको ये दिया है ना कि यहाँ पर 2m रखा है, यहाँ पर 4m रखा है, और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? 2। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा इस सिस्टम का? यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। तो देखिए y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट जस्ट अभी इन दोनों के लिए निकाला है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताया ना, अगर 4m से देखना है तो क्या करेंगे? 2m डिवाइडेड बाई 2m + 6m, सॉरी 4m, टोटल कितना हुआ? 6m। सो कितना आ गया? 1/3 इंटू डिस्टेंस कितनी है बीच में? 2। क्लियर? समझ आया सबको? हम कैसे से लाइन ऑफ सिमेट्री पे और ज्यादा सॉल्विंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 2/3। अच्छा, अगर हम एक्चुअल वाई सेंटर ऑफ मास देखें तो यहां से भी तो 2 हाइट पे है ना, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर वाई सेंटर ऑफ मास की हमें देखनी है? 2 तो वाई सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 2 तो रहेगा ही, प्लस ये हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। डन। सो बेसिकली ये है 2 + 2/3। ओके, तो ये कितना आ गया? 8 बाई कुछ, 1 मिनट, 8/3, 8/3 आ रही है हाइट। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? रुके, यहाँ पर मासेस क्या थे? 2m थे। ओके, 4m है। ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पर मासेस 2m नहीं है, मासेस कितने? 4m है। 4m मिलके कितना हो जाएगा? 8m। ये मास 8m है, सो चीजें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका मतलब 2m + 8m, सो आंसर कितना आ जाएगा फिर? 2/10 मतलब 1/5, सो इट विल बी 2/5, आंसर विल बी 12/5। तो ये एक अप्रोच है, ये ऐसा है जिसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट करके ये लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो ज्यादा बड़ा लग रहा है। बताओ भाई, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये मेथड बड़ा लग रहा है। ओके, तो मैं उन लोग को बता दूं कि ये मेथड बड़ा नहीं है। ये मेथड है जब आपको एग्जाम में ये फिगर दिया है, आप देखो क्या ये बिना लिखे आप सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं, पक्का गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, बिना लिखे नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन ये जो अप्रोच है ये आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे ही कर सकते हो। मतलब मैंने आपको ऐसे फिगर दिया, आपने तुरंत कहा इन दोनों का यहाँ पर रखा है, इन दोनों का यहाँ पर रखा है, और आपको पता है कि ये टोटल इतना ये है, तो यहाँ से वैल्यू बतानी है कितनी आ जाएगी। समझ आया? डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ओके,
यार समझ आया सबको? अभी कोई डाउट क्या है इसमें? ओके चले, तो हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे काफी सारे एग्जांपल की बात कर ली है। अभी बात करते हैं स्पीड पर। सो फाइंड स्पीड ऑफ center of mass of two projectiles center of mass of two projectiles thrown at at 37 degree and 53 degree with 20 meter per second and 40 meter per second. ओके क्लियर है? सेम मास कंसीडर करना है। लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है सेम मास है दोनों प्रोजेक्टाइल का, तो आपको बताना है कि उनका सेंटर ऑफ मास का स्पीड कैसा होगा। पहले ये तो क्या उनका स्पीड सेम रहता है क्या थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल? बताएं, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल सेम रहता है क्या स्पीड? No, sir. बिल्कुल नहीं रहता। तो एज अ फंक्शन रहेगा ना, तो इसका मतलब ये भी एज अ फंक्शन आएगा। एक प्रोजेक्टाइल ये है, दूसरा प्रोजेक्टाइल ये है, इन दोनों का आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी इंस्टेंट बताना है। मतलब लेट्स से ये यहाँ पर है, तो इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ, ठीक है। उस टाइम पे ये सोचो पीछे है थोड़ा सा, तो इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है, तो इनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहाँ पर होगी? ये हो गया उनका सेंटर ऑफ मास, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यार मैंने बताया था ना कि इमोशनल होना ही नहीं इस क्वेश्चन को लेके, फिगर बनाना ही नहीं है। फिगर की जरूरत है क्या? नहीं, हमें पता है कि हम वेलोसिटी वेक्टर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या सॉल्व करने की जरूरत है? दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर सॉल्व करने की जरूरत है। तो चले निकाल लेते हैं यार। कैसे लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर बताएं? v1 का लिखें। M1 अरे फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो सेंटर ऑफ मास का है ना, पहले हमें वेलोसिटी लिख के रखना पड़ेगा ना वेक्टर। तो पहले 20 मीटर पर सेकंड का लिखना है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या u होता u cos cos theta i cap plus u sin theta minus u sin ut j theta. cap. है? ओके गुड। तो इसका मतलब देखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, मतलब 20 इंटू कॉस 37, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस u साइन थीटा, मतलब 20 इंटू साइन 37 डिग्री u साइन थीटा माइनस जी टी। याद रखना है वर्टिकल कंपोनेंट कम होता रहता है, ये हो जाएगा जे कैप। तो ये हो गया हमारा क्या v1 का पूरा वेक्टर आ गया। सॉल्व कर ले। cos 37 कितना हो जाएगा? 4 बाई, 4/5. हाँ, सो ये कितना आ जाएगा 16 16 आई कैप, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया v1। इस तरीके से लिख सकते हैं v2 को भी। v2 को देखें तो v2 का क्या 40 और 53 है, तो इसको भी लिख देते हैं 40 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस 40 साइन 53 डिग्री माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। तो इसका मतलब v2 की वैल्यू क्या आ गई? v2 की वैल्यू ये सॉल्व करें, यस 53 मतलब कितना हो जाएगा 4/5, सो ये कितना हो जाएगा 32 आई कैप प्लस, सॉरी ये 3/5, 3/5 cos 24 53. no हाँ 24 आई कैप प्लस 32 माइनस जी टी जे कैप। अब देखो क्लियर है। अभी हमें सॉल्व करना है अगर, तो हम पूरा वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? सेंटर ऑफ मास से। सो v सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा यार? v1 वेक्टर m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर
m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर सॉल्व करें तो दोनों के मासेस क्या है, सेम। तो सेम मासेस है तो मुझे पता है कि ऊपर से m कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाए। नीचे 2m आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर से m कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, और नीचे कितना होगा m प्लस m। 2n। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब याद रखना है कि जब आप ऐड करोगे तो x अलग ऐड होगा और y अलग ऐड। हाँ, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 24 आई कैप प्लस 12 32 और माइनस 2 GT। ठीक है, सो 12 माइनस GT प्लस 32 माइनस GT, ये हो जाएगा j कैप, और ये डिवाइड बाई क्या है, 2। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। बताए किसी को कोई डाउट समझ में आया इसमें, क्लियर है सबको? तो ये कितना हो जाएगा, 20 आई कैप प्लस ये टोटल कितना हो गया, 34 44 42 44 minus 2 GT 22 22 माइनस GT j कैप। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया प्रॉपर कि वेलोसिटीज भी इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन में। चले एग्जांपल देख लेते हैं और सर या बताएं। क्वेश्चन में टाइम दिया होगा ना? हाँ, मतलब क्वेश्चन में ईदर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन में हो सकता है मे बी आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, या दे दे आफ्टर 2 सेकंड कितनी होगी। तो इसका मतलब फिर हमें ये इस पे 2 सेकंड रख देना है। अगर टाइम दे देगा तो फिर जरूरत नहीं थी, हमने स्टार्टिंग से ही टाइम रख के सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए एक एग्जांपल अब सब लोग सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। लेट्स सी कितने लोग का करेक्ट रहेगा। ओके, तो कुछ लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो बेटा a1 a2 चाहिए होंगे ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एक्सेलरेशन निकाल के रख लेने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें पहले एक्सेलरेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, रॉन्ग आंसर, हर्षदा शिव प्रसाद रॉन्ग आंसर। चलिए पहले हम इसका एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेते हैं। याद है यार एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करते थे? क्यों भाई सबको याद आ रहा है? ये 2 kg ये 3 kg कैसे कंसिडर करते हैं? मान लेते हैं ये नीचे ए से जा रहा है तो फिर ये ऊपर, 3/8 हाँ ये ऊपर ए से जा रहा होगा। दूसरा क्या करते हैं, इस पे ऊपर टेंशन लग रहा होगा टी,
इस पे भी ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, 30, इस पे नीचे लग रहा होगा 20। ठीक, अच्छा अब क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है 30, और अपोज कौन कर रहा है T। टेंशन। ठीक है, तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते थे फिर, इक्वेशन लिखेंगे दैट 30 माइनस टेंशन अपोज करेगा इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब 3 इंटू ए। इसको क्या होगा, इसको तो ऊपर जाना है ना, और ऊपर कौन लेके जा रहा है, टेंशन लेके जा रहा है। सो t माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ए। फिर क्या करते थे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए किसी का आंसर अभी तक करेक्ट नहीं है जितने लोगों ने सेंड किया हुआ है। सो देखिए ये t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस टी एक माइनस टी, कितना बचेगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 2 5 है। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 a1। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं। अच्छा अभी एक्सेलरेशन का पहला है तो इसलिए पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओवर m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई मास कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। तो कितना आंसर आ जाएगा 10/5। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन 2 meter per second 2 square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने भेजा है क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके वेरी गुड यार। सर ठीक है, 3 गलत है। के लिए ए नीचे तो निगेटिव नहीं कंसिडर एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली आप लोगों ने एक बेसिक चीज मिस कर दी कि ये सारे क्या होते हैं वेक्टर, मतलब विद प्रॉपर डायरेक्शन यूज करना है। Direction. यस, तो ये याद रखना है कि कभी भी हो ध्यान देना है, कुछ भी a1 a2 कुछ भी आर यूज्ड विद प्रॉपर डायरेक्शन, विद प्रॉपर डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी को एक को आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो लेट से हमने m1 किसे बोला है 2 kg को, तो मैं लिख लेता हूँ लेट से ये m1 है कितना 2 kg, और ये m2 है ये कितना है 3 kg। तो m2 कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे। तो इसका मतलब a2 कितना होगा -2 होगा, और ये ऊपर जा रहा है तो a1 कितना होगा +2 होगा। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 2 इंटू प्लस का 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो क्या आंसर आएगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2/5। 5। सो इसका मतलब कितना आएगा -2/5। सो ये सर करेक्ट भेजा था। आंसर होगा। माइनस सिर्फ हमें क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर, सेंटर ऑफ सर मास। भेजा था आंसर। अच्छा अच्छा ओके 2/5 किसी ने भेजा था क्या? यस सर। हाँ आयुष, ओके गुड। और किसी ने 2/5 क्या? नहीं। ओके आदित्य का भी करेक्ट था, वेरी गुड। आदित्य का भी करेक्ट है, आदित्य ने काफी पहले ही भेज दिया था, वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब सिर्फ ये है। अच्छा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन के टाइप से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं अब वहां पर सेंटर ऑफ मास को बीच में लेके आ सकता है, समझ आया? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। मे भी ऐसा क्वेश्चन शायद प्रैक्टिस शीट में भी था कुछ, याद है? क्यों याद आ रहा है आपको, प्रैक्टिस शीट में था ऐसा क्वेश्चन? चले नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यूज कर लेते हैं। लेट्स से सपोज दो पार्टिकल हैं, एक को थ्रो कर रहे हैं लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है लेट्स से यहाँ पर है
उसको थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियली ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। इसका मास है मान लेते हैं 2 kg लेट्स से, और ये है 1 kg, एंड इनिशियली दे आर एट सर्टेन हाइट। Okay, just a minute. 22. Okay, so let's say they are at a height of 30 meter. Okay. तो लेट्स से ये इनिशियल सिचुएशन है, ये एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम इज जस्ट स्टार्टिंग, इनिशियली आपको गिवन हुआ है। सो इन द गिवन सिस्टम find let's say initial position and speed of center of mass। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है और उसका पोजीशन। ठीक है, ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नंबर 3 मैक्स हाइट और मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। और लेट्स से टाइम टेकन बाय सेंटर ऑफ मास to return at same position। चले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इस क्वेश्चन से समझाने का पर्पस ये है कि सेंटर ऑफ मास कोई ऐसा अलग चीज नहीं है। सोचो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास भी तो कुछ मोशन ही कर रहा होगा। अगर इसका नेट एक्सेलरेशन फिक्स है तो ये भी तो ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी ही कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब जो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली सेंटर ऑफ मास को भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करें, सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ इज अ पार्टिकल, तो उसको एज अ पार्टिकल सॉल्व करें। फास्ट, इनिशियल पोजीशन, स्पीड, सारा कुछ। तो चले फर्स्ट पार्ट तो मुझे लगता है एकदम क्लियर है सबको। इनिशियल पोजीशन कैसे निकलेगा, वाई सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को ओरिजिन मान ले, तो ग्राउंड को मान लिया हमने ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 प्लस 1 × हाइट कितनी है 30 मीटर अपॉन 2 + 1, तो कितना आ जाएगी इनिशियल सेंटर ऑफ मास 10 मीटर। गुड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली सेम चीज, पहले वाले पार्टिकल के पास स्पीड कितनी है 40, दूसरे वाले पार्टिकल के पास सेम डायरेक्शन में या अलग है 20 सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो Same इसमें direction। opposite जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना हो गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये अपवर्ड है, जे कैप की तरफ है। तो इनिशियल में तो कोई टेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो दोनों में ही क्या एक्सेलरेशन लग रहा होता है जी माइनस जी दोनों में माइनस यस। so 2 + 1, so basically -3g/3। समझाने का मतलब ये है कि द सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग अ सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी। सो इस जी से पता चल रहा है दैट, इस जी से क्या पता चल रहा है, दैट सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ मास is performing
मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसका मतलब बाकी वाले चीजें तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो आप बताएं फिर मैक्सिमम हाइट, बताओ मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में? U square by U 2G. square by 2G. वेरी गुड। सो यहाँ पे ये समझाने का पर्पस था कि आप दिमाग लगा के इसको पहले मैक्स पे लेके जाओ, फिर इसको मैक्स पे लेके जाओ, फिर सॉल्व मत करने लगना। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये अलग टाइम पे मैक्स पे पहुंचेगा और ये अलग टाइम। अलग टाइम पे मैक्स पे। तो आप जो कैलकुलेट कर देंगे ना दोनों के H1 मैक्स से H2 मैक्स से, वो गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि H मैक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास और H मैक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आपको याद रखना है कि M1 H1 ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइम पे मैक्स पे नहीं होंगे, इसलिए हमें इसे अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे क्या है? U स्क्वायर बाई 2G। G। तो बेसिकली U सेंटर ऑफ मास अपॉन A सेंटर ऑफ मास। G नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरी नहीं था ना कि ये आ जाए अभी, बिकॉज दोनों पे सेम एक्सेलरेशन है तो आ गया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ भी डिफरेंट आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करेंगे। तो बताएं मास की स्पीड कितनी है? 100/3। क्लियर? उसके बाद 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? जी -10. हाँ -10 है, बट मैंने बताया ये हम कंसिडर करते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है इसका एग्जैक्टली। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए मैं माइनस वहां पर नहीं रख रहा हूँ। अभी सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा कितना? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10। 1000/6। हाँ, 1000/18। 1000/18. 1000/18 और कट किया तो 500/9 आ जाता है। ओके, तो ये पार्ट बस ये था। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या था कि आपको कई बार जरूरत पड़ सकती है कि डायरेक्टली x1 x2 से नहीं निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे हो ना, सोचो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ही नहीं देता 1 2, तो क्या आप सोचते कभी ऐसा करने का? ये करने का सोचते क्या? नहीं। आप तुरंत क्या करते? अगर मैं आपको डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन दे देता तो आप क्या करते बताइए? आप तुरंत निकालते H1 H2 और फिर फॉर्मूला लगा देते। समझ आया? तो ये समझाने के लिए था पार्ट 1 और पार्ट 2 कि हमें अगर कभी ऐसे हाइट निकालना है तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। वापस सेम पोजीशन में कब आ जाएगा, मतलब टाइम निकालना है, तो वो हमें पता है 2U/G। G. तो 2U/A सेंटर ऑफ मास वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे जो भी है। 2 इंटू इट इज 6.676. यस, और डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा? 20/3। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक आ गया है यार, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। बताओ यार, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सारी चीजें। तो यहाँ तक यार हमने डिस्क्रीट सिस्टम की काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। किसी को कोई डाउट हो अभी तो बता दो, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा सकता हूँ डिस्क्रीट। सर फिर से रिवाइज कर। ओके, देखें तो देखिए डिस्क्रीट में अगर हम चेक कर लेते हैं, डिस्क्रीट में हमने क्या क्या कवर कर लिया हो प्रीवियस लेक्चर से देखें। तो डिस्क्रीट में देखो यार, मैंने दो चीजें बताई हैं कि डिस्क्रीट में ये सारे फॉर्मूले काम आते हैं। ये सारे फॉर्मूले क्या, डिस्क्रीट में अगर अलग अलग वेक्टर दे दिया कि ये 2,3 पे है, ये 4,5 पे है, तो हम पूरी पोजीशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा क्या था कि अगर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा वेक्टर पूछे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा वेक्टर पूछ रहा है, सिर्फ एक्स वाई भी पूछ सकता है, तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। ठीक,
फिर मैंने बताया कि इसी तरीके से वेलोसिटी अगर पूछा सेंटर ऑफ मास का तो सेम फार्मूले से निकाल सकते हैं, इसी तरीके से एक्सेलरेशन पूछा तो सेम फार्मूले से। पर देखो सब में वेक्टर बना है, वेक्टर का मतलब क्या है कि विद डायरेक्शन चीजों को सॉल्व करनी है। और उसके बाद फिर हमने एग्जांपल से स्टार्ट किए। तो पहले हमने 2 पार्टिकल एग्जांपल देखा, सॉल्व किया, और फिर हमने एक अपना सेटअप बना लिया। ये क्या 2 पार्टिकल के केस में अगर हमें m1 से डिस्टेंस पूछेगा सेंटर ऑफ मास की तो ये लिख देंगे, और अगर m2 से पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब m1 से पूछेगा तो किसे फॉर्मूले में यूज करेंगे, m2 को, और जब m2 से पूछेगा तो किसे यूज करेंगे, m1। M1 हाँ, तो ये तो हमें याद रख के कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने सिंपल क्वेश्चंस दिखाए कि कोऑर्डिनेट रखे हैं तो फॉर्मूले से कैसे हमें अप्रोच करना है। तो ये 2-3 मैंने क्वेश्चंस बताए। फिर ये क्वेश्चंस के बाद मैंने बताया एक क्वेश्चन लिए जिसमें ये बताया कि लाइन ऑफ सिमेट्री का एक सिग्निफिकेंस होता है जिससे आप फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या थी, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन आपको कंसिडर करना है जिसके अबाउट मोमेंट बराबर हो रहे हैं। मतलब ऐसे 5-6 पार्टिकल रखे हैं तो आप बोल सकते हो कि यार इस पार्टिकल का मोमेंट लेफ्ट राइट में सेम है, इस पार्टिकल का मोमेंट भी लेफ्ट राइट में सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। ओके, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद हमने आज क्वेश्चन से स्टार्ट किए। काफी सारे क्वेश्चंस हमने देखे यहाँ पर सबसे पहले हमने सिमेट्री का ही यूज देखा। जैसे हमने क्यूब पे देखा कि ऑल मासेस सेम थे तो डायरेक्ट सिमेट्री थी, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था सेंटर ऑफ मास का। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर आगे हमने 2m मास रख दिया है तो हमें चेक करके करना है प्रॉपर कि कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है और कहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। जैसे Z पे, तो वहां पे हमने लॉजिकली अप्रोच करके क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर ये क्वेश्चन दिया जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री एक जगह पे मिल रही थी और एक जगह पे नहीं मिल रही थी, तो वहां पे हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद एक प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन दिया। पर्पस ये था कि वेलोसिटी के लिए भी हम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना। फिर हमने ये क्वेश्चन दिया, इसमें हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं सेम फॉर्मूले से। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि एक्सेलरेशन विद प्रॉपर डायरेक्शन होने चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन विद प्रॉपर डायरेक्शन होने चाहिए। फिर हमने एक मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन देखा जिसमें हमने सीखा कि कभी अगर ऐसे हाइट वगैरह गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास चाहिए तो अब ऐसे नहीं करने लग जाना है कि आप देखो कि ये कितनी हाइट जाएगा, ये कितनी हाइट जाएगा। ठीक है, सही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दोनों लोग सेम टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना टफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को 2 ऑब्जेक्ट के जगह उनके सेंटर ऑफ मास से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन लिख लिया और हमने क्वेश्चन डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का ही सॉल्व कर लिया कि हाइट कितना गया और टाइम कितना गया। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था जो हमने डिस्क्रीट का किया हुआ है। इसमें किसी को कोई डाउट पर्टिकुलर कहीं पे भी बताया? No, sir. ओके, गुड, चले तो देख लेते हैं। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम में। तो चले कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। ओके, ये जो कंटिन्यूअस सिस्टम है यार, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ है। मैं पहले से भी बता के आपको रख रहा हूं कि थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है। अच्छा, टफ क्यों होती है कोई भी चीज? न्यू, आपके लिए अगर बिल्कुल नई है तो आपको वो टफ लगने लगती है। तो क्या वो रियल में टफ है क्या? नहीं, इट इज जस्ट कि आप एकदम फेमिलियर नहीं है, एकदम नई कैलकुलेशन है, इसलिए आपको टफ लगती है। आप जैसे थोड़े डेज स्पेंड करेंगे, 1-2-3 दिन आप सेम चीज बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो फिर नॉर्मल लगने लग जाती है। सो ऑफ कोर्स जो हम कंटिन्यूअस सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही न्यू है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर 2-3 दिन हम पढ़ेंगे सेम चीज तो हमें तुरंत हैबिट में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखें क्या पर्पस है। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब ये है कि अब यहाँ पर पूरा एक ऑब्जेक्ट है। कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब समझे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो दिक्कत ये है कि
हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? हमें अगर जैसे चाहिए कि ये मान लेते इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके पार्टिकल पिक करते थे ना, ये m1 कहाँ पर है, ये m2 कहाँ पर है, m3 कहाँ पर है, क्लियर है? इस तरीके से। बट ये बताओ अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो क्या आप ऐसे ढूंढ पाओगे क्या m1 कहाँ है, m2 कहाँ है? ऐसे कर पाएंगे क्या? नहीं। अगर मैं ऐसे देखूं तो ऐसे तो इनफाइनाइट पार्टिकल हो जाएंगे ना इसमें। तो अगर मैं बात करूं कि r सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे, तो इस तरीके से तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस ऐसे ऐसे तो मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो जाएंगे ना उसमें, m1 प्लस m2 प्लस लाइकवाइज। तो ये मतलब बहुत टफ हो जाएगा ये चीज करना, क्योंकि पार्टिकल तो ढूंढ नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, मुझे किसी चीज को ऐड करना है, इसको ऐड करने को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे सिग्मा लिख सकते हैं, जानते हैं मैथ में सिग्मा? Yes, sir. यस, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। तो लेट से मैं लिख रहा हूं MI RI, तो इसका मतलब क्या होगा? आई कुछ भी हो सकता है 1 to एंड तक, ठीक है? और यहाँ पर सिग्मा MI, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2, इसका मतलब यही लिखा हुआ है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी फुल ऑब्जेक्ट में हम m1 m2 ढूंढ सकते हैं क्या ऐसे? नहीं। No, sir. ओके, तो ऐसे में हम क्या करते हैं फिर? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पैकेट बना के सॉल्व करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ पॉइंट कंसिडर करना, हम कैसे कंसिडर करते हैं? एलिमेंट वाइज। मतलब इस फिगर को, सिमिलर फिगर को मैं बता रहा हूं कि लेट्स से मुझे ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ m1 m2 हम इसको क्या मानेंगे? एलिमेंट, ठीक है? तो m1 की जगह इसे हम क्या बोलेंगे? मास एलिमेंट। अच्छा, मास एलिमेंट क्या चीज है? इसे हम लिखेंगे dm। मास एलिमेंट मतलब d मतलब यहाँ पे क्या है? स्मॉल। ये क्या है? स्मॉल मास एलिमेंट। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो हम m1 m2 ये सब ऐड करते हैं समेशन, उसका ही एक डिफरेंट वर्जन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m। तो अगर मैं dm एक छोटे से मास का इंटीग्रेट कर दूं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? m बन जाएगा। ये चीज समझ आया कि नहीं? कि ये चीज हमें याद रखनी है इसमें कि छोटे से एक मास को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं फुल ऑल ओवर द लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट लगा के, तो क्या बन जाएगा? हमारा पूरा मास बन जाएगा। अब देखना है प्रॉब्लम, समझें। देखें सिचुएशन क्या होती है, समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? दोनों ही सेम काम करते हैं, लेकिन समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है बेसिक? चलिए तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। सपोज मुझे पता है कि इस पॉइंट की वैल्यू है ये, इस पॉइंट की वैल्यू है ये, इस पॉइंट की वैल्यू है ये, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या? समेशन। ये पॉइंट की वैल्यू ये पॉइंट की वैल्यू ये पॉइंट की वैल्यू ये, सबको ऐड करते हैं। लेकिन सोचो अगर ग्राफ ऐसे दिए है, मतलब क्वेश्चन एक ग्राफ है, एक कर्व है, तो अब आपको टफ होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ये वैल्यू बोल रहे हो, लेकिन इसके तुरंत बाद भी तो एक वैल्यू है ना, इसके तुरंत बाद एक और वैल्यू है, इसके तुरंत बाद एक और वैल्यू है। तो इसका मतलब जब सिस्टम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, लाइक अ कर्व, तो फिर हम वहां पे क्या यूज करते हैं? ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। Integration. हाँ, तो यहाँ तक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि इंटीग्रेशन में हमें क्या चाहिए? लिमिट। तो लिमिट के लिए इसका मतलब ये है कि हम किसी रैंडम ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लेट से मुझे इसे चाहिए, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया ये। अब मैं बोलूं कि मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे लेट से ये पोजीशन रखा है, ये पोजीशन है क्या? x इज इक्वल टू 3 और ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 8। क्या मैं ऐसे इस एलिमेंट को 3 to 8 इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं, ये वेस्ट हो जाएगा ना।
ये सेक्शन, और काफी कुछ वेस्ट हो जाएगा। मैं y की भी लिमिट लगा दूंगा तब भी काफी कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो पैटर्न पढ़ेंगे उससे हम ऑल ऑब्जेक्ट्स का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम हमेशा किनका निकालेंगे? कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का, लाइक एक रॉड। तो एक रॉड का तो आप फिक्स कर सकते हो ना कि एलिमेंट को कहां से 3 से लेके x = 8 तक लिख दो, तो काम बन जाएगा ना। तो इसका मतलब हम इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे देखेंगे कि हम कुछ फिक्स्ड चीजों का ही सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे। किसमें? कंटिन्यूअस के केस में। ठीक है, तो चले कंटिन्यूअस के केस में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये मास, और ये क्या है उसका? पोजीशन। तो हमें क्या करना है कि एलिमेंट लिखना है और उस एलिमेंट की पोजीशन लिखनी है। ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये हो गया उसका R। तो चले, इसका मतलब अगर मुझे R सेंटर ऑफ मास चाहिए तो वो हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ समेशन हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन dm छोटा सा एलिमेंट इनटू R अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो अगर मुझे x चाहिए, x सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। क्लियर? अच्छा, y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो समझ गए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यार ये नहीं है, आप सोचोगे कि आपको थोड़ा सा नया लग रहा है, टफ लगेगा, बट ऐसा नहीं है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से इन्हें अप्रोच करना है। अच्छा, ये बताओ ये R क्या है? R पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। R क्या है? पोजीशन ऑफ पोजीशन। एलिमेंट। अच्छा, लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा हो, तो कौन सी पोजीशन लेंगे? आगे वाली या एंड वाली? कौन सी पोजीशन बीच लेते वाली। हैं? हाँ, बीच वाली, मतलब एग्जैक्ट इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। क्या लेते हैं? एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। तो ये चीज थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है, दिस इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसका मतलब ये x और y क्या है? These are y coordinate of center of mass, not center of mass, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हाँ। अच्छा, अभी आपको ये पता है कि x के साथ dm के साथ x को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं बताओ। सर। नहीं No. कर सकते। तो इसका नो मतलब सर। हमें डीएम को बदलना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन के थ्रू अभी सीखेंगे कि हमें डीएम को किस तरीके से बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डीएम, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई डीएम, मतलब मैं नंबर को पहले लिख दे रहा हूँ, बस फर्क इतना है। ठीक, तो ये अभी हम सीखेंगे, ये हम अभी सीखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक लॉजिकल बात कर लें कि कंटिन्यूअस सिस्टम में भी जरूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब क्या है? मतलब ये है कि लाइक अगर ये रॉड है, पहली बात तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब लाइक बेसबॉल बैट जैसे नहीं होना चाहिए। बेसबॉल बैट कैसा रहेगा? कुछ इस टाइप में। वहां पे मास कहाँ होता है? नीचे की तरफ ज्यादा होता है ना बेसबॉल बैट में।
यहाँ पर थिन होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर नहीं होगा, कहाँ होगा, थोड़ा आगे होगा, यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने टर्म यूज किया हुआ है क्या, यूनिफॉर्म। याद रखना है कि यूनिफॉर्म रहेगा, तो यूनिफॉर्म रहेगा तो इसका सेंटर ही क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं लिखना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली कि अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो यहां पर है देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर becomes their geometrical center becomes their center of mass। ओके, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कोर्स ये रॉड का यही है, तो ये बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास। लाइकवाइज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट पे जो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। रिंग डिस्क, इन सब का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये। इसमें किसी को कोई डाउट, ऐसे केसेस में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली बता सकते हैं हम। ओके, बताया यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. गुड। चले, अब मैं बात कर लेता हूं कि उस फॉर्मूले को ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने जस्ट आपको बता दिया कि एज्यूम कर सकते हैं कि L/2 पर होगा, बट ये फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये मैं सिखा देता हूं आप लोग को। चले, तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन, ओके, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसका हमें पता है, नंबर 1 यूनिफॉर्म रॉड से। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अप्रोच करते हैं। सो यूनिफॉर्म रॉड की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड। ठीक, देखें, तो सबसे पहले स्टेप इस तरीके से, स्टार्टिंग इस तरीके से होगी कि हमें पता है कि ये हमने कोऑर्डिनेट मान लिया और यहाँ पर हमने एक रॉड मान ली। ठीक है, ये रॉड है, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, L है, L लेंथ की रॉड है और हमें चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा। आपको आंसर पता है कितना होगा, L/2। ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूं कि कैसे एग्जैक्टली निकाला हमने कि L/2 पर होगा, ये कैसे निकाला, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता है फॉर्मूला कि x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट, फॉर्मूला क्लियर है, याद रहेगा? अच्छा, यस सर। अब हमें क्या करना है, चूज करना है डीएम। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डीएम इस तरीके से चूज करते हैं, छोटा सा एलिमेंट, कि आप उस एलिमेंट को मिला के पूरा स्ट्रक्चर बना सको। मतलब सुनिएगा, समझेंगे। सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे एक डोर बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, तो आप कैसा एलिमेंट चूज कर सकते हैं, ऐसा चूज कर सकते हैं कि स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप को आप यहां से 0 से लेके आगे तक इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा डोर बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिप आप क्या यूज कर सकते हो, ऐसे एक छोटा सा स्क्वायर भी तो यूज कर सकते हो।
तब आपको कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा? X में और Y में। y में, दोनों में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गुड। सोचो मैं अपना एलिमेंट एक सर्किल बना लूं, क्या काम बनेगा? क्या सर्किल मिला के बना पाओगे क्या डोर? नो सर। नहीं, Sir. ये नहीं होगा, इसका मतलब समझ आया? चलो लेट्स से मैं डिस्क ले लेता हूं। अब क्या लगता है डिस्क को आप कैसे मिला के बना पाओगे? आप सोचोगे कि सर ऐसे सर्किल बना लेंगे, क्या सर्किल बनाने से डिस्क बनेगा क्या? नहीं सर। No, नहीं। sir. तो डिस्क के लिए हमें फिर क्या सोचना पड़ेगा? कुछ और ही आइडिया सोचना पड़ेगा कि डिस्क कैसे बनाएंगे। तब हम देखेंगे कि अगर हमें डिस्क बनाना है तो हम रिंग बना सकते हैं, एक बिल्कुल थिन ऐसे थिकनेस का रिंग बना सकते हैं, और उसकी थिकनेस कहाँ से इंक्रीज करेंगे? 0 टू R आर तक। R तक। तक। वो क्या बन जाएगी? हमारी Hmm. डिस्क बन जाएगी। तो ये तरीका है कि एलिमेंट कैसे सोचना है आपको। लेट से मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया है, हॉलो स्फीयर। क्या लगता है हॉलो स्फीयर को कैसे बनाएंगे? किस टाइप के एलिमेंट्स को जोड़ के हॉलो स्फीयर बनेगा? तो आप फील कर सकते हो यहां पर अगर मैं एक ऐसा क्या रिंग ले लूं और उस रिंग को छोटा करता जाऊं तो बन जाएगा ना? Yes sir. Yes, sir. तो इसका मतलब इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिंग। रिंग। Ring. ठीक है। अगर यही मैं सॉलिड कर दूं तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा फिर? डिस्क। Disc. जाएगा। Disk. Disk. अभी समझ आया कि एलिमेंट क्या चीज है, कैसे सोचना रहता है एलिमेंट को? क्लियर? तो चले एलिमेंट ले लेते हैं हम। तो यहां से शुरू करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि सबसे पहले मैं इस रॉड का एक छोटा सा क्या ले लूंगा? एलिमेंट, जिसको बोलूंगा कि ये किस पोजीशन पे है? एक्स पोजीशन पे है। समझ आया? मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी पोजीशन क्या है? एक्स। और इसकी खुद की लेंथ कितनी है? इसकी खुद की लेंथ है, छोटी सी लेंथ है, डी एक्स। समझ आया? डी एक्स। क्लियर? छोटी सी लेंथ है तो इसका छोटा सा मास भी हो जाएगा, कितना? dm। अब सोचो मुझे dm निकालना है, मुझे एक एलिमेंट चाहिए जो कि dx लेंथ का है और उसका मास लिखना है। तो मुझे पता है ना पूरी रॉड का मास कितना है? टोटल मास कैपिटल। कितना है? यस, कैपिटल है। कैपिटल एम। टोटल मास इज कैपिटल एम। तो सोचो अगर मुझे dx थिकनेस का चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पूरा मास डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? L. लेंथ। यूनिट लेंथ का मास इनटू क्या कर देंगे अपना? डीएक्स। Dx. Dx. हमारी थिकनेस का मास आ जाएगा डीएम। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले भी बताया एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते डीएम के साथ, यहाँ क्या होना चाहिए? डीएक्स होना चाहिए, तब काम बनेगा। समझ आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। ये जो एम बाई एल है ये है क्या बेटा? इसको क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। क्या पर बोलते हैं यूनिट इसे? लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। Mass per unit length. अच्छा, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार एग्जाम में टोटल एम नहीं देता है, क्या देता है इंस्टेड? मास पर यूनिट लेंथ। तो उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। एलिमेंट चूज कर लिया, एक्स सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं। ओके, एक्स है, डीएम को क्या लिख सकते हैं? एम बाई एल इंटू डी एक्स। ओके, अपॉन, यार ये बताओ अगर एक मास एलिमेंट को ऐड करोगे तो टोटल मास आ जाएगा ना? क्यों भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, ये तो चाहिए भी तो मैं डायरेक्ट टोटल मास लिख सकता हूँ, या फिर नहीं चाहिए तो इसे एम बाई एल इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या इंटीग्रेट करने के लिए आएगा? एम बाई एल आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स डी एक्स, अपॉन नीचे भी क्या आएगा? एम एम बाई एल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। ये तो कट हो गया। अब गौर करो कितना सिंपल बचा। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो बताओ भाई क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर बाय X square by X 2. square by 2. अच्छा, लिमिट मैं भूल ही गया, यहाँ पे हम लिमिट करेंगे ना, एक्स को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे अगर हमें पूरी रॉड बनानी है? 0 टू 0 to L. 0 0 to to L। L. 0 टू एल तक लेके जाएंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो ये 0 टू एल रॉड को हम लेके
जाएंगे 0 टू L। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हो गया 0 टू L। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x x कोई भी नंबर नहीं है तो x होगा, तो 0 टू L। तो ये 1/2 अपना बाहर आ गया, ये क्या आ जाएगा L स्क्वायर, और नीचे कितना है डिवाइड में L। l L. आंसर कितना आ गया L/2। क्लियर? तो ये समझ yes आए, sir इतनी मेहनत करके L/2 आया था हमारा। अब आप लोग सोचोगे सर पता तो था तो फिर सॉल्व क्यों कराया? सॉल्व इसलिए कराया कि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, और ये करना क्या है इससे पता चलेगा। नंबर 2, क्या अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड दे दूं, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म रॉड दे दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना आपका, हम सिंपल L/2 नहीं लिख सकते हैं तब। तो लेट से हमने एक ऐसा रॉड दे दिया आपको, रॉड की लेंथ क्या है? L है, लेकिन ये रॉड ऐसा है कि यहां पर ज्यादा डेंसिटी है इसकी। क्लियर? तो लेट से व्हेन मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? और लीनियर मास डेंसिटी क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मतलब लेंथ, लेंथ वाइज उसकी मास की क्या डेंसिटी है वो हमें अगर दी हुई है। ठीक है, तो सपोज वो आपको लेमडा के टर्म्स में दी है। डन। सो लेट से आपको दिया है कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इनटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? वेयर लेमडा नॉट क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और x क्या है? x इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैं यहां पर देखूंगा जब L/2 पर है तो उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। जब हम यहां पर पहुंचेंगे x ज्यादा पहुंचेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब बाद में मास ज्यादा है और पहले मास कम है। ये पॉइंट समझ आया सबको? ये पॉइंट समझ आया कि इसका आंसर L/2 नहीं होगा। सर ये रिपीट कर सकते हैं क्या? ओके, देखें है क्या सिचुएशन क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि यार ये रॉड का मास सेम नहीं है थ्रू आउट। मतलब अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर, तो आप M/L नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी लेंथ में मास सेम है ही नहीं। आपको डेंसिटी दी है कि मास की डेंसिटी क्या है, आपको ये दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू क्या रख दूं? L/2 रख दूं, तो कितना आ जाएगा मास डेंसिटी? L²/4 ये। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर डेंसिटी कितनी है? L²/4। सोचो मैं L पे चेक करूंगा तो क्या आएगी? लेमडा इंटू L²। तो बेटा अगर डेंसिटी अलग है मास की तो वहां पर मास भी तो अलग होगा ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। एज x इंक्रीजेज डेंसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि बाद के पोर्शन में मास ज्यादा होगा। क्लियर? बाद के पोर्शन में क्या होगा? मास ज्यादा होगा। तो अगर बाद के पोर्शन में मास ज्यादा है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर आएगा क्या? नहीं, आगे no कहीं sir पर आएगा। वही हमें सॉल्व करना है। स्टेप बिल्कुल वही फेमिलियर है। क्या चूज करना है? पहले एक एलिमेंट, element थिकनेस का हमने क्या चूज किया? एक एलिमेंट जिसकी लोकेशन क्या है? x, और x को हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? 0 टू L। x मतलब 0 टू x नहीं, x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है? L। L. हाँ तो 0 टू L तक हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, अब हमें इसका मास चाहिए dm। तो मास क्या होगा? M/L इंटू dx करेंगे क्या?
नो सर। No, sir. No, sir. नहीं करेंगे क्योंकि the density is not uniform. Okay, so density is not uniform. तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये डेंसिटी ही तो दी है ना, लीनियर मास डेंसिटी, तो इसका मतलब हमें क्या लिख देना है, डीएम इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आएगा, डीएम इज इक्वल टू ये आएगा लेमडा इनटू स्क्वायर dx। डीएक्स। लेमडा की वैल्यू रख देंगे आगे जाके, समझ आया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू है लेमडा नॉट इनटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है सबको। चले सॉल्व कर लेते हैं फिर। सॉल्व करें, एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम को क्या लिख सकते हैं, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर, इंटीग्रेशन लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अभी क्या बाहर आ जाएगा, Lambda naught. लेमडा नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, एक्स क्यूब डीएक्स, नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिमिट क्या रखनी है, 0 to L. 0 to L. चलो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बताओ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 4/4। 4. अच्छा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, X cube by 3. X cube by 3. एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, सो एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट क्या है, 0 to L 0 to L। तो इसका मतलब 3 टॉप पे आएगा और 4 यहाँ पर, और क्या रहेगा L टू दी पावर 4 अपॉन L टू दी पावर 3। तो आंसर कितना आ गया, 3L/4। देख रहे हो, 4L. इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, 3L/4। मतलब अगर यूनिफॉर्म थी तो L/4 पर आया था, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ रहा है, 3L/4। एक्स सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज 3L/4। ठीक है, और वो कब आ रहा है, ये 3L/4 वो क्यों आ रहा है, व्हेन द डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी दे देता है द डेंसिटी वेरीज लीनियरली, डेंसिटी वेरीज लीनियरली, मतलब लेमडा इज इक्वल टू क्या मान लेना है, लेमडा नॉट इनटू एक्स। एक्स। किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का यार, यहां तक समझ आ गया सबको। Yes, sir. हाँ, तो लेट्स से क्वेश्चन दे सकता है कि लेमडा वेरीज लाइक दिस, लेमडा इज इक्वल टू ax प्लस बी। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अपन को बस क्या करना है, यहाँ पे रख के इंटीग्रेट सॉल्व कर देना है, काम बन जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें, ओके। तो ये रॉड का था, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे सॉल्विंग करेंगे, किस तरीके से हम रिंग को सॉल्व करेंगे, रिंग का एलिमेंट कैसे रखेंगे, डिस्क का कैसे रखेंगे, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। ओके चले, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।